नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर कुछ खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार दर्जनों बंधकों को रिहा कराने के लिए इजराइल, अमेरिका और हमास के बीच अस्थायी समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत अगले 5 दिनों तक गाजा में लड़ाई बंद रहेगी। वॉशिंगटन पोस्ट को ये सूचना इस समझौते की जानकारी रखने वाले कुछ लोगों से मिली है। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार इस डील के तहत 6 पन्नों के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते के तहत दोनों ही पक्ष अगले 5 दिनों के लिए लड़ाई को रोक देंगे और इस बीच हर 24 घंटे पर 50 या इससे ज्यादा बंधकों को रिहा किया जाएगा। हालांकि इजराइल और अमेरिका ने इस तरह की सभी मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दोनों देशों ने इस तरह के किसी भी समझौते से इनकार किया है। खास मेहमान जुड़ेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हमास के चंगुल से बंधकों की रिहाई के समझौते को लेकर अमेरिका और इजराइल ने इनकार कर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि वो अब तक बंधकों को छुड़ाने के किसी भी समझौते तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन वे लगातार कोशिश कर रहे हैं। दरअसल रविवार को अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका और इजराइल ने हमास के साथ बंधकों की रिहाई को लेकर एक अस्थायी समझौता किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर हमास अपने बंधकों में से महिलाओं और बच्चों को रिहा कर देता है तो जंग को 5 दिनों के लिए रोकने पर समझौता हो सकता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इस कथित समझौते से इनकार किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि बंधकों को रिहा कराने के लिए कुछ समझौतों की चर्चा हालिया दिनों में मीडिया में गलत रिपोर्टों के चलते हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई समझौता होगा तो हम इजरायली जनता के सामने रखेंगे। बंधकों की रिहाई को लेकर कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान अल थानी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इजराइल और हमास जल्द ही बंधकों को रिहा किए जाने को लेकर एक समझौता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस समझौते को पूरा करने के लिए जो चुनौतियां पेश आएंगी वो बहुत छोटी और व्यावहारिक हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर की ओर से मध्यस्थता में 3 दिवसीय युद्ध विराम के बदले 50 बंधकों को छोड़े जाने की वकालत की गई है। वहीं व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एंड्रियन वॉटसन ने कहा कि हम अभी तक किसी समझौते तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हम समझौते पर पहुँचने के लिए प्रयासरत हैं। इन सब के बीच इजराइल और गाजा के बीच चल रहा युद्ध अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमास से इजराइल पर हमला कर जिस युद्ध का आगाज किया था उसे अंजाम तक पहुंचाने की कसम खाए बैठा इजराइल लगातार गाजा पट्टी के लोगों को निशाना बना रहा है। 24 घंटे पहले उत्तरी गाजा में एक शरणार्थी शिविर पर हुए दोहरे हमलों में 80 से ज्यादा लोग मारे गए। ये जानकारी हमास के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने दी। जिस शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया गया उसमें एक यूएन स्कूल भी शामिल है। इसे इजराइल हमास युद्ध से विस्थापित हुए लोगों के शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। हमास अधिकारी ने कहा कि जबालिया शिविर में एक अन्य इमारत पर हुए एक अलग हमले में एक ही परिवार के 32 लोग मारे गए, जिनमें से 19 बच्चे शामिल थे। हमलों का जिक्र किए बिना इजरायली सेना ने कहा कि जबालिया क्षेत्र में एक घटना की समीक्षा की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक 6 हफ्ते की लड़ाई की वजह से गाजा पट्टी के भीतर करीब 1.6 मिलियन लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के मारे जाने की निंदा की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, आश्रय सुरक्षा के लिए एक जगह है, नागरिक इसे अब और सहन नहीं कर सकते हैं और न ही करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ जितेंद्र ओझा, जियो स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही साथ प्रोफेसर
करोड़ी सिंह, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले करोड़ी जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से खबरें आती हैं और फिर उन खबरों का अमेरिका हो या फिर इजराइल हो उसका खंडन करता है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि इस समझौते के लिए क्या कुछ प्रस्ताव रखा जा सकता है, कैसे बंधकों को छुड़ाया जा सकता है, किस तरह से इस पूरे युद्ध को समाप्त किया जा सकता है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए वक्ता जी, आपने ब्यूरो रिपोर्ट में दो बातें बताई। एक तो समझौते के प्रयास, उसमें कुछ विरोधाभास भी बताए। दूसरा, आपने ग्राउंड जीरो की सिचुएशन बताई कि किस तरह से इजराइल सिविलियंस पे अटैक कर रहा है, और केवल सिविलियंस पे अटैक नहीं कर रहा है, अब इजराइल दक्षिण की तरफ भी बढ़ रहा है गाजा के क्षेत्र में। तो अभी कोई ऐसा नहीं लग रहा कि युद्ध विराम हो रहा है। लेकिन जो समझौते वाली बात आपने बताई, उसमें 3 विरोधाभासी बातें हैं। कतर ने एक बात कही है 3 दिन के समझौते की, दूसरी तरफ वाशिंगटन पोस्ट ने ये कहा कि समझौता हो गया है और उसके स्पष्ट प्रमाण भी दिए हैं, और इजराइल और अमेरिका की सरकारी जो वक्तव्य है उसमें कहा कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। ये विरोधाभास क्यों है और कतर इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? देखिए, कतर एक छोटा सा देश है और उसकी संतुलनकारी भूमिका प्रारंभ से ही रही है। अफगानिस्तान के मामले में भी प्रेसिडेंट ट्रंप के टाइम पे उन्होंने शांति समझौता करवाया था, और उस शांति समझौते के बाद ही वहां से अमेरिका का विड्रॉल शुरू हुआ। तो कतर इस तरह की भूमिका निभाता रहा है। तो इसमें भी कतर काफी समय से प्रयासरत था कि किसी न किसी तरीके से बातचीत की टेबल पे लाया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार के स्तर पे कोई बातचीत हुई है, क्योंकि हमास की तरफ से कोई रिप्रेजेंट करे अभी ये निश्चित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कुछ समस्याएं हैं कि सरकार से बात करे और किसी से बातचीत नहीं करे, हमास की तरफ किससे बात करे, कौन आए कतर में, तो ये समस्याएं हैं। इसलिए ये मध्यस्थों के थ्रू हो रहा है। तो वाशिंगटन पोस्ट को जो सूचना मिली है, जो जिस तरह का वो वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है, वो मध्यस्थों के हवाले से किया होगा, सरकार के हवाले से नहीं किया होगा। सरकार है उसने दोनों ही, इजराइल और अमेरिकी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हमने अभी समझौता नहीं किया है, लेकिन दबाव जरूर है। दबाव इसलिए है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली और उसके बाद सुरक्षा परिषद ने जो प्रस्ताव पास कर दिया है, उसके लिए वो सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव होता है, वो सामान्यतः किसी भी देश के लिए, किसी भी सरकार के लिए बाध्यकारी होता है। और वो 3 एब्सेंट होने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया एब्सेंट रहे, बाकी 12 के बहुमत से पास हो गया है। तो उसमें शॉर्ट टर्म सीज फायर की बात कही गई है, और उसके बाद में अशांति के लिए आगे बढ़े। तो दबाव अमेरिका पे भी है, इजराइल पे भी है, और इसके अलावा सबसे बड़ा दबाव विश्व जनमत का है। विश्व के देशों का जनमत नहीं, जन सामान्य है, वो भी ये चाहता है कि युद्ध को ज्यादा बिगड़ने से किसी न किसी रूप में बचाया जाए। मीनवाइल एक घटना और हो गई है कि हुती जो विद्रोही हैं, उन्होंने एक जहाज का अपहरण कर लिया है जो टर्की से भारत की तरफ आ रहा था, और इजराइल ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि यह ईरान ने किया है, जबकि ईरान का प्रत्यक्ष रूप से अभी प्रमाण कोई नहीं है कि ईरान ने करवाया है। हो सकता है ईरान हुती और हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहा है, लेकिन इस तरह का आरोप लगाने से मुझे लगता है सिचुएशन और एस्केलेट हो सकती है। तो कंट्राडिक्टरी ट्रेंड साथ साथ चल रहे हैं, एक तरफ समझौते के प्रयास भी चल रहे हैं और दूसरी तरफ एस्केलेट करने के प्रयास भी चल रहे हैं। तो इजराइल का ये कमिटमेंट है कि हम हमास को पूरी तरह नेस्तानबूद करेंगे। क्या हिजबुल्लाह को इजराइल खत्म कर पाया? 2006 में जिस तरह का उसके हेडक्वार्टर पे लेबनान में अटैक किया था, उसको खत्म किया था। क्या हिजबुल्लाह खत्म हो गया? क्या हुती खत्म हो जाएगा? तो इस तरह से खत्म करना इतना आसान नहीं है। इजराइल तो इसी जिद पर कहीं न कहीं करोड़ी साहब टिका हुआ है। उसकी जिद यही है कि जब तक हमास के ठिकानों को और हमास के संगठन को पूरी तरह से तबाह बर्बाद नहीं कर दिया जाएगा, तब तक वो किसी तरह से पीछे नहीं हट सकता है। ओझा साहब, मैं इसी पर आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अमेरिका पर प्रेशर तो बनाया जा रहा है कि किसी तरह से इस युद्ध को रोका जाए, लेकिन जब इस समझौते की बात आती है तो कहीं न कहीं अमेरिका 2 अलग अलग बातें करता नजर आता है। पहले वो युद्ध विराम
जंग को लेकर ये कह रहा था कि किसी भी तरह से शांति बनाई जानी चाहिए। जब सीज फायर की बात आती है तो अमेरिका पलट जाता है कि सीज फायर से किसी भी तरह की कोई शांति बहाल नहीं हो पाएगी। आखिर किस तरह का बाइडेन प्रशासन की तरफ से कदम उठाने की बात कही जा रही है, या फिर कोई इसके पीछे भी चाल नजर आती है? देखिए, अमेरिका के बहुत सारे इंटरेस्ट है उस एरिया में, और जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे तो मैं यही कहूंगा कि जो कतर है, कतर ने हमेशा एक तरीके से अमेरिका के साथ तो अपना एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बना के रखे रहा, लेकिन कतर के उस एरिया में बहुत डीप रूटेड लिंकेजेस हैं। वो हर एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए बहुत सारे इस्लामिक रेडिकल फोर्सेस हैं, उनसे एक बैक चैनल से बातचीत की जा सकती है। और एक उदाहरण जो था वो था तालिबान से जब बातचीत शुरू हुई, अमेरिका को तालिबान से जब बातचीत करनी पड़ी तो कतर ने फैसिलिटेट किया था। तो कतर जो भी हो, कि लोग कहते हैं कि अमेरिका के डीप स्टेट के पेट्रोनेज में कतर जो है सारे लोगों से बातचीत करते रहता है इस्लामिक वर्ल्ड में, और एक तरीके से उसको एक सुरक्षा भी मिली हुई है, अमेरिका की प्रोटेक्शन भी मिली हुई है। लेकिन किस हद तक वो अमेरिका के टोटल कंट्रोल में है, कहा नहीं जा सकता है। अभी अमेरिका के सामने चैलेंज क्या है कि इजराइल की सुरक्षा को वो दरकिनार नहीं कर सकता है, इजराइल के खिलाफ नहीं जा सकता है, लेकिन साथ में अमेरिका को ये भी चिंता है कि कहीं ऐसा न हो कि मध्य एशिया में जो उसके मुस्लिम मित्र राष्ट्र हैं वो उसकी पकड़ से बाहर चले जाएं और गुडविल बहुत खराब ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं उसका एक वहाँ के जनमानस पे असर पड़ रहा है, और वहाँ के जितने प्रो अमेरिका जो सरकारें हैं मध्य एशिया में वो भी दबाव में आ रही हैं कि ऐसी स्थिति में किस हद तक वो स्टैंड लें। अगर वो चाहते भी हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल लीडरशिप की पहली प्रायोरिटी है अपने आप को सर्वाइव करना, अपने आप को बचा के रखना। तो जो है रिजेंटमेंट बन रहा है सिविलियन कैजुअलिटीज की वजह से जो बना है, उसकी वजह से ये तमाम सरकारें दबाव में आ गई हैं। तब सवाल आता है सीज फायर की। देखिए, कोई कहे कि सीज फायर हुआ नहीं हुआ, मैं इसमें कहता हूँ कि वॉशिंगटन पोस्ट की जो भी न्यूज है उसमें कुछ तथ्य है, सीज फायर की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि सीज फायर की कोशिश में क्या टर्म्स और कंडीशन, ये बैक चैनल से बातें हो रही हैं। प्रोफेसर साहब जो बता रहे थे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन नहीं है वगैरह, ये डिप्लोमेटिक बातें नहीं होती है। कई दफे होता है क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में, कॉन्फ्लिक्ट जोन में आप जो है इंटेलिजेंस के चैनल से, बैक चैनल से बातचीत करते हैं और क्रेडिबल बातचीत करते हैं और उसको चाहते हैं कि वो बाहर सरफेस न करे। तो निश्चित रूप से ऐसी कोई बैक चैनल बातचीत चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो चाहते हैं कि हम आधे रास्ते पे आए, खास करके जो हमास है या उसके जो बैकर्स हैं, कि आधे रास्ते पे आए, छोटा सा हम एक कंसेशन दें और छोटा सा कंसेशन दे के सीज फायर ले लें, तो इजराइल को लगता है कि ये उनके हक में नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमास को टोटली सरेंडर करके खत्म कर दे, क्योंकि ये जो कांटा बचा रह जाएगा तो बचे रहने के बाद फिर इजराइल को तकलीफ देने वाला है, और इससे जो है इजराइल में बात बनेगी नहीं। इजराइल की जनता में बहुत आक्रोश है, और खुद जो है नेतन्याहू जी की पोजीशन बहुत मजबूत नहीं है। आप बताएं, यूनिटी गवर्नमेंट आई है, इसके बाद क्या होगा हम कह नहीं सकते हैं। वो बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन में नहीं है, तो उन्हें अपने आप को भी बचाना होगा। तो इसमें उनको लगता है कि अगर टेम्परेरी सीज फायर आता है, वो कंडीशनल कुछ एक पार्ट को हटाते हैं तो कुछ ये होता है, तो इसमें इजराइल मजबूत नहीं दिखेगा, इजराइल कमजोर दिखेगा। तो यही वजह है कि जो बातचीत चल रही होगी वो बातचीत एक डेडलॉक पे आ गई है, वो बातचीत बंद हो गई है, या वो बातें मान्य नहीं है। लेकिन बातचीत नहीं चल रही हो, ये मानना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। भले ही देखिए, डिप्लोमेसी में कई दफे हम लोग कहते हैं, जैसे हेनरी किसिंजर का मैं जिक्र करता हूं, वो हमेशा कहते हैं कि ओपन कॉवेनेंस ओपनली अराइव्ड एट, बट लॉट ऑफ ओपन कॉवेनेंस सीक्रेटली अराइव्ड एट, एंड लॉट्स ऑफ सीक्रेट कॉवेनेंस सीक्रेटली अराइव्ड एट। एक बहुत सारे सीक्रेट बंदों पे सीक्रेट तरीके से बातचीत होती है, जिसको कभी भी मीडिया में वो कोई एडमिट नहीं करता। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट के जो भी रिपोर्ट आई है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तहत आई रिपोर्ट है, उनमें कोई जरूर तथ्य है, बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन हकीकत यह है कि बातचीत में कामयाबी नहीं मिली है, और जो टर्म्स और कंडीशन हमास की तरफ से आए हैं वो टर्म्स और कंडीशन इजराइल की सरकार को मान्य नहीं है, क्योंकि वो अगर लेके जाते हैं तो इजराइल कमजोर दिखाई पड़ेगा। कि छोटा सा तो उसने कदम मिला, छोटे से कंसेशन पे वो रुक जाता है, और रुक जाने के बाद उसको लगता है कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, उसकी सुरक्षा को खतरा बना रहेगा। करोड़ी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ओझा साहब ने अभी कहा कि जो वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से जो खबर निकलकर सामने आई है समझौते की, कि 6 पन्नों के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उस पर मोहर लगाई गई है, लेकिन जब सरकारों की बात आती है तो वो इसे नकार देती हैं। बात अगर इस बात को लेकर किया जाए, सवाल इस बात को लेकर किया जाए कि आखिर अगर इस बात में, इस तथ्य में जरा सी भी सच्चाई होती है, तो क्या इजराइल किन किन शर्तों पर, किन किन मुद्दों पर, किन किन चीजों को लेकर आगे बढ़ने पर अपनी सहमति जता सकता है?
देखिए वक्ता जी, ओझा साहब ने बड़े डिटेल से डिप्लोमेसी की डायनामिक्स बताई और उन्होंने ये भी बताया कि जब बहुत ही जटिल समस्या हो, वार की स्थिति हो, तो उसमें बैक चैनल डिप्लोमेसी भी काम करती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें सत्यांश है, लेकिन सत्यांश में जब सीज फायर की बात करते हैं तो क्या हमास भी उसके लिए तैयार होगा? हमास की तरफ से क्या कोई प्रतिनिधि है? इसकी भी एक समस्या है। क्या हमास को रिकॉग्नाइज किया गया है एक पार्टी के रूप में? एक तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कतर और इजराइल के बीच में समझौता नहीं हो सकता, कोई दूसरी पार्टी होनी चाहिए। क्या पैलेस्टाइन उसमें पार्टी है? जो वेस्ट बैंक में है पैलेस्टाइन अथॉरिटी, क्या वो पार्टी है? तो अभी कुछ चीजें और स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन इजराइल मानेगा या नहीं मानेगा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पैलेस्टाइन और हमास भी मानेंगे इसके लिए कि जब तक उसमें ये प्रोविजन नहीं हो कि जो इजराइल ने बंदी बना रखे हैं वो भी साथ साथ रिहा हो। लेकिन अभी हमास पे इतना दबाव पड़ गया है कि वो खुद सीज फायर की स्थिति चाहता है और उससे कुछ लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है, कतर के कहने से या पैलेस्टाइन अथॉरिटी के कहने की। लेकिन इजराइल का जो डिटर्मिनेशन है, वो कहते हैं हम हमास को खत्म कर देंगे। ये मैं बहुत से मेरे साथियों से जब काउंटर टेररिज्म पे बातचीत होती है, मैं हमेशा यही कहता हूँ, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी है वो हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव होती है, क्योंकि हम सभी लोग, देश भी और व्यक्ति भी, बहुत ही जल्दी निष्कर्ष पे पहुंचने की एक बुरी आदत के शिकार हो जाते हैं और उस शिकार होने की वजह से बहुत बड़ी समस्याएं फिर खड़ी हो जाती हैं। इसलिए डी हमासाइजेशन जो हमास का आइडिया है उसको कैसे खत्म करोगे? फिजिकली तो आप खत्म कर दोगे। जैसे मैं टेररिज्म के बारे में कहता हूँ कि आप टेररिज्म को फिजिकली खत्म कर दोगे, लेकिन जब तक डी रेडिकलाइज नहीं करोगे, उसके कारणों को खत्म नहीं करोगे। सामान्यतः हम लक्षणों पे बात करते हैं और ये सोचते हैं कि ये लक्षण दूर हो गया तो उसका कारण भी दूर हो गया। ये नहीं होता, कारण दूर नहीं होता है। तो हम, इजराइल ये चाहता है कि हमास को हम खत्म कर देंगे, लेकिन मैंने अभी भी कहा था कि क्या हिजबुल्लाह को खत्म कर पाया इजराइल? जी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? तो इजराइल दबाव में एग्री हो सकता है थोड़े समय के लिए, जैसे 3 दिन या 5 दिन के लिए, जिससे क्या सिविलियन को कुछ सुविधाएं दी जा सकती हैं। वहाँ जिस तरह के हालात बन गए हैं, सिविलियंस का जो डैमेज हो रहा है, प्रॉपर्टी का भी, इंडिविजुअल का भी, बच्चों और जो वल्नरेबल सेक्शन है, महिला हैं, बच्चे हैं, और स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल खत्म हो गई हैं, खाने पीने की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, तो वो सब बहाल करने का प्रयास हो सकता है। लेकिन अभी लगता नहीं कि लंबे समय के लिए सीज फायर होगा। उसके लिए तो कोई नेगोशिएटिंग टेबल शुरू होनी चाहिए, उसमें डेलीगेशन तय होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी ये टाइम लगेगा, लेकिन इस स्थिति में, आज की स्थिति में थोड़े समय के लिए सीज फायर हो सकता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का भी प्रस्ताव है, हो सकता है कि अगर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत ऐसा नहीं करते हैं तो सुरक्षा परिषद को ये मैंडेट है कि वो फोर्स का यूज कर सकता है। तो हो सकता है नेक्स्ट प्रस्ताव ऐसा है कि सुरक्षा परिषद अपने फोर्स भेजे वहाँ उसको सीज फायर करने के लिए। इसलिए इजराइल पे भी दबाव है, हमास पे भी दबाव है, और उस दबाव को देखते हुए शॉर्ट टर्म के लिए 5 दिन 3 दिन का सीज फायर हो सकता है। लेकिन अभी ये नहीं लग रहा कि पूरा युद्ध विराम हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन इसको लेकर भी एक अलग ही चीज उठती नजर आ रही है ओझा साहब, जैसे कि युद्ध विराम की बात की, सीज फायर की बात की। इस पर अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि अगर युद्ध विराम देते हैं, किसी भी तरह से अगर सीज फायर की बात होती है, तो कहीं ना कहीं हमास की ताकत और बढ़ जाएगी। इसीलिए युद्ध विराम के पक्ष में भी कहीं ना कहीं अमेरिका नजर नहीं आ रहा है। ओझा साहब, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, हेलो। मैं कह रहा हूँ कि हेलो जी, आवाज पहुंच पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ आ रही है। मैंने कहा कि ये टेम्पररी जो टेक्निकल एक मूव लग रहा है जो हमास के बैकर्स है उनकी तरफ से, कि वो चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल करके हमास को एक स्ट्रांग पोजीशन में दिखाया जाए। देखिए, जो भी बातचीत चल रही होगी, बैक चैनल से चल रही होगी, वो निश्चित रूप से फॉर्मल नहीं होती है। वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बाद जो है वो फॉर्मल आएगी। तो शायद ये लग रहा है, असेसमेंट जो साफ दिखाई पड़ रही है, कि वो एक टेम्पररी हॉल्ट कर देंगे और छोटा सा ग्राउंड बनाएंगे, छोटा सा पार्शियल कंसेशन करेंगे, और वो चीजें, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वो जो है
इजराइल को मजबूत स्थिति में नहीं दिखाती हैं। उसको लगता है कि इसको जो है टेम्पररी जो सीज फायर भी है, वो सीज फायर एक वेपन की तरह, साइकोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा हमास को अपने आप को ग्लोरीफाई करके अपने आप को स्ट्रांग पोजीशन में दिखाने के लिए। और यही बात है कि अमेरिका जो है उसके लिए मान्य नहीं है। उन्होंने सोचने समझने के बाद ये फैसला किया कि ये ठीक नहीं है। संभव है कि अगर इजराइल सारे इसको मैंने जो कुछ भी हो रहा होगा, तो लगता तो ये कि इजराइल अगर हमास सारे बंधकों को निकाल दे और उसको डीमिलिटराइज करने की या कुछ और बातचीत होती है, तो शायद इजराइल को मॉरल विक्ट्री मिल सकती थी। तो देखिए, जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट में कुछ चीजें, कुछ एक्टर तो सामने में है और बहुत से एक्टर पीछे में है। जैसे ईरान की बात होती है, और लेकिन ईरान के साथ साथ कई दफे आपके चैनल पर दूसरी जगह मैंने कहा कि कुछ और भी फोर्सेस हैं जिसमें चीन का भी एंगल होना ही होना है। चीन की जानकारी नहीं हो, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो कुछ भी हमास ने किया। तो इन तमाम चीजों में इतनी सारी पेचीदगी है कि उस पेचीदगी को वो ध्यान से देख रहे हैं और उनको लगता है कि कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसमें इसको एक एसेंडेंस मिले, इनको इनकी मॉरल विक्ट्री जो है हमास को या जो हमास के बैकर्स हैं उनको मिले। तो यही वजह है कि इसको वो वेपन की तरफ यूज होने देना नहीं चाहते। और वो चाहते कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है आप देखें कि इजराइल ने किसी भी पब्लिक सेंटिमेंट, किसी चीज का या सिविलियन कैजुअलिटीज भी हो रही है, उसका भी कोलैटरल डैमेज का भी बहुत ध्यान नहीं दिया और वो अब इस तरीके इस हद तक आ गए हैं। तो उनको लगता है कि वो विक्ट्री के शायद काफी करीब है। वो ऐसे हैं कि वो हमास को एक डेटरेंट मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी हमास की तरह सोचने की अगर हिम्मत करता है तो उनके मन में साफ होना चाहिए कि इजराइल किसी कदम पे रुकेगा नहीं, हर वो कदम उठाएगा और उनको खत्म कर देगा। तो ये मैसेज उनको देना चाहते हैं। शायद हमास पूरी तरीके से सरेंडर कर जाए, पूरे लोगों को छोड़ दे, पूरे वहां पे कुछ और बातें हो जाए जिसमें मॉरल विक्ट्री उनकी टोटल रहे, तब शायद इजराइल मान सकता है। लेकिन ये एग्जिस्टिंग टर्म्स लगता नहीं है कि इजराइल उसको मानेगा और यही साफ दिखाई पड़ रहा है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हम जो बिटवीन द लाइन्स जो पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके बाद समझाने की कोशिश करते हैं, तो बिटवीन द लाइन्स से यही लग रहा है कि इजराइल शायद लगता है कि वो जीत के पूरे करीब है, हमास को खत्म करने के एकदम पूरे करीब है और ऐसे समय में कोई भी वो सॉफ्ट कदम नहीं उठाना चाहता, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता। शायद इसीलिए हमास पर सीज फायर को लेकर जिस तरीके का फैसला सामने आया या जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उस पर हमास को लेकर ना तो इजराइल इस बात से अग्री कर रहा है और ना ही अमेरिका इस बात से अग्री कर रहा है कि किसी भी तरह से थोड़ी सी देर के लिए ही सही लेकिन युद्ध विराम दिया जाए। हमास की ताकत को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए कई देश आगे आए हैं और इस जीत के कदम को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।